नमस्ते बच्चों, यह है सैन एकेडमी पल्लीकरणी में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम 9वीं कक्षा में संचयन पाठ्यपुस्तक में से पहला पाठ गिल्लू पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू नामक एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। ये है हमारी लेखिका महादेवी वर्मा। 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश और इनका मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश शिक्षा इंदौर मिशन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। सन 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किए हैं। इनका कार्य क्षेत्र उपन्यासकार हैं, ये कवयित्री है, लघु कथा लेखिका है। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ व उल्लेखनीय सम्मान प्रचलित कविता संग्रह नेहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये प्रचलित कविता संग्रह है। रेखा चित्र अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण, ये जो है प्रमुख रूप से इनके उल्लेखनीय कृतियां हैं। और इनका सम्मान जो है महादेवी वर्मा को आपको सन 1956 में पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, वर्ष 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, ऐसे लेखिका द्वारा लिखित गिल्लू पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक संस्मरणात्मक कहानी है। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जाता है। संस्मरण में लेखक जो है अपने अनुभूतियों एवं संवेदनाओं को संस्मरण में अंतर्हित रहती है। इस तरह से प्रस्तुत संस्मरण के 5 चरण हैं। प्रथम चरण है गिल्लू व लेखिका की प्रथम मुलाकात। द्वितीय चरण में गिल्लू व लेखिका के बीच संबंधों की घनिष्ठता। तृतीय चरण गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत का आगमन। चतुर्थ चरण में गिल्लू सभी प्राणियों में अपवाद रूप। पांचवा चरण संवेदनशील गिल्लू के जीवन का अंतकाल। सर्वप्रथम अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने 1-2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चूअउल जैसा खेल रहे हैं। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता।
अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर गांव पर पेंसिल का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, परंतु मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई है। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सकता। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि मेरे उंगली अपने दो नन्हे पंचों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित लगी। उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिये में रुई बिछोकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंचों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पंच से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने खीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति का सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के
फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी जौनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदे पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरे थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। तब तक काजू उसका प्रिय खाद्य भी था। उसी बीच में मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पैरों से मेरे सिर और बालों को इतने धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका का मतलब यहाँ पर नर्स है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक नहाया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता, क्योंकि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू का जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। उस दिन उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया। ये वास्तव में बड़े निराशाजनक बात है। मैंने उसका झूला उतार कर रख दिया, खिड़की की जाली बंद कर दी, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, क्योंकि लता ही उसके लिए अधिक प्रिय था। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं एक गिल्लू अपने पशु पक्षियों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाती थी और वे
निरीह मूक प्राणी उनके परिवार के अभिन्न सदस्य बन जाते थे। ये वास्तव में ये पाठ जो है हमारे लिए पढ़ने लायक है। तो बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इसका अध्ययन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।